हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम आ पहुँचे हैं क्लास 8th के चैप्टर 4th में, जिसका नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आदिवासी समुदाय के लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे, या दीकू अर्थात बाहरी लोगों के द्वारा आदिवासी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और एक स्वर्ण युग की कल्पना क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन चैप्टर को बिना किसी देरी के। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में स्थित है। कहानी किसकी बताई जा रही है? बिरसा नाम के एक आदमी की। ठीक है। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं, बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है। ठीक है, क्या है? मुंडा एक जनजाति समूह है। ठीक है, झारखंड में रहने वाला, जो छोटा नागपुर में रहता है। अभी बताया था ना, छोटा नागपुर झारखंड में स्थित है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। तो संथाल और उराव भी बिरसा समुदाय के साथ ही थे। ठीक है, ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जाता था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे, समझेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। तो 7th क्लास में हम लोगों ने देखा था ना आदिवासी समाज के बारे में। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाजों और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। पढ़ा था ना पिछली बार कि जैसे समाज होता था तो समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। और जिसमें ब्राह्मणों के जो रीति रिवाज थे, रस्म थे, बिल्कुल ही अलग होते थे। तो यहाँ पर क्या है कि जो आदिवासी समाज के जो रीति रिवाज होते थे और ब्राह्मणों के रीति रिवाज से वो क्या थे? बिल्कुल अलग थे। ठीक है, उनके रीति रिवाज बिल्कुल अलग होते थे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेदभाव भी नहीं थे। तो वहाँ सामाजिक भेदभाव हमने देखे थे, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट दिया गया था समाज को, है ना, जो जाति पर आधारित समाज में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। तो मतलब कि एक साथ बंधे तो होते थे ये लोग, लेकिन इनके बीच में आर्थिक और सामाजिक फर्क भी था। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक फर्क भी था। आगे देखते हैं, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। अब ये लोग किस तरीके से जीते थे उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। अब वो गतिविधियाँ क्या क्या थी उनके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले है, कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। अब देखिए किस तरीके से झूमिंग कृषि हो रही है। ठीक है, किस तरीके से हो रही है इसको पूरा देखना है। तो क्या करते थे वो लोग? ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों की ऊपरी हिस्से को क्या करते थे? काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। ठीक है, मिट्टी क्या होती थी? उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस
खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। तो इसे ही क्या बोला गया, झूमिंग कृषि बोला गया, झूम खेती बोला गया। ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना और दूसरी जगह पर खेती करना, यही क्या था, एक तरीके से झूम कृषि थी। ठीक, जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। अब पड़ती क्या होता है, उसको यहाँ पर साइड पे दे रखा है, उसको देख लेते हैं। पड़ती का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। तो कुछ सालों के लिए, कम से कम 2 या 3 साल के लिए उसको छोड़ दिया जाता था, और जो आदिवासी समुदाय था वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करता था। तो इनमें क्या होगा, 3 साल में फिर से उर्वरक शक्ति पैदा होगी, जिसकी वजह से ज़मीन क्या होगी, उपजाऊ हो जाएगी। और यहाँ पर एक साल दे रखा है, साल का क्या होता है, एक पेड़ होता है। महुआ क्या होता है, एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो महुआ अपने आप में एक फूल है। ठीक है, आगे देखते हैं। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। तो इस प्रकार जो घुमंतु किसान थे या आदिवासी किसान जो थे, वो पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे, और साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह विचरण करके क्या करते थे, घुमंतु खेती करते थे या फिर झूम खेती करते थे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर झूम खेती का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। अब कुछ आदिवासी क्या थे, शिकारी थे और संग्राहक थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिफरेंसेस देखने के लिए मिल गया ना। तो इससे पहले ही हमने देखा था कि एक ही कुटुंब में तो थे, वो कुटुंब मतलब कि जंगलों में ही निवास करते थे, लेकिन उनका जो जीवन निर्वाह का तरीका था वो अलग अलग था। तो कहीं कोई किसान था, कहीं कोई शिकार संग्राहक थे, और कहीं कोई काम भी करना था किसी के लिए, है ना। तो आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या आ जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन आ जाएंगे ना, मतलब अंतर आ जाएगा ना। तो इन लोगों में क्या था, सामाजिक और आर्थिक रूप से अंतर देखने के लिए मिल जाता था इनमें भी। ठीक है, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय कहाँ का है, उड़ीसा का। ठीक है, इस तरह का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ मतलब साल जो पेड़ है और महुआ एक प्रकार का फूल के बीजों का क्या बनाते थे, तेल इस्तेमाल करते थे, तेल बनाते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलास के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, अब जो ये समुदाय था इनको चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था, अर्थात मतलब कहने का मतलब वस्तु विनिमय की प्रक्रिया से इनका काम चल जाता था। ठीक है, वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत में रहते थे कौन, बैगा, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। ये कभी काम नहीं करते थे किसी और के लिए। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास से पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो दे देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था।
लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। तो जो बाहरी लोग थे ना, जिनको दीकू भी कहा जा रहा था, तो वो यही थे, जो महाजन थे, व्यापारी थे, वो क्या करने लगे थे, इनको कर्जा देने लगे थे, है ना। और क्या मांग रहे थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्याज मांगते थे। साथ ही साथ क्या देते थे, सामान भी देते थे, जो उन लोगों के पास नहीं हो पाता था, आदिवासियों के पास। तो वो इन्हीं पे तो आश्रित हो जाएंगे, जो व्यापारी और महाजन थे। तो उसका फ़ायदा उठाया किन्होंने, इन्हीं व्यापारी और महाजनों ने। और उसका नतीजा क्या हुआ कि ये जो आदिवासी थे वो उनको बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। आगे देखते हैं, कुछ जानवर पालते थे। अब क्या हुआ, कुछ जो आदिवासी थे वो क्या करते थे, जानवर पालते थे और अपनी जीवन का निर्वाह करते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे और मौसम के हिसाब से मवेशी या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कौन कौन, पंजाब के पहाड़ में रहने वाले कौन, वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, ठीक है, यही क्या करते थे, गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ठीक है, कुल्लू में कौन थे, गद्दी समुदाय के लोग थे और कश्मीर में बकरवाल। ठीक है, अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो हम लोग इसके बारे में और अच्छे से चर्चा अगली क्लास, जो आपकी 9th क्लास होगी, उसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। अब इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। बेवड़, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। तो मध्य प्रदेश में एक शब्द इस्तेमाल होता था घुमंतू खेती के लिए, वो था बेवड़। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ठीक है, ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अंग्रेजों को भी ऐसा लगता था कि एक ही जगह पे उनको बसाना और सभ्य बनाना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। अब देखिए, औपनिवेशिक शासन मतलब कि किसने करा, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, है ना, उन्होंने शासन करा था। कैसा, औपनिवेशिक शासन। ठीक, तो आदिवासियों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा या क्या असर पड़ा, उसको यहाँ पर हम जानेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था, है ना। तो अंग्रेजों के आने से पहले इन मुखियाओं का बहुत अहम रोल था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जिनके पास ताकत होती थी या फिर आर्थिक रूप से वो क्या होते थे, संपन्न होते थे, तो वो क्या करते थे, नियंत्रण रख लेते थे और उनके कुछ क्या बन जाते थे, अनुयायी बन जाते थे। ठीक है, और वो अपनी ज़मीनें क्या देते थे, साझे में दे देते थे, एक तरीके से करने के लिए दे देते थे दूसरों को। तो अब हुआ क्या, उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंध के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे।
ठीक है, किसके तहत? ब्रिटिश शासन के तहत। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। जैसे कि इससे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, है ना, किस तरीके से जो अंग्रेज होते हैं वो सहायक संधि, है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं के तहत सब कुछ क्या कर लेते हैं, अपने ही पास चीज़ों को कर लेते हैं, है ना। वैसे ही क्या हुआ आदिवासियों के साथ भी हुआ। ठीक है, जो ब्रिटिश सैन्य शक्ति थी या फिर जो भी शासकीय शक्ति थी वो किसने ले ली अपने हाथों में? ब्रिटिशर्स ने ले ली। ठीक है, और जिसके वजह से क्या होने लगा, सारे नियमों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा आदिवासियों को, जिसके तरीके से जो मुखिया होते थे उनका जो दबदबा था वो क्या होने लगा, ख़त्म सा होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रण करना आसान था। अगर एक जगह रहेंगे क्या होगा, नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। हर जगह तो अधिकारी नहीं भेज सकते ना। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी को नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2, इससे पहले प्रीवियस ईयर में भी आपने ये चीज़ देखी थी। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। ठीक है, ये चीज़ होती थी, मतलब एक से एक का जीवन क्या हो रहा था, चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, ये देखिए। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें, भील एक जनजातीय समुदाय है। ठीक है, गुजरात में घुमंतु खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से भील समुदाय जो है गुजरात का अभी भी इसी तरीके से घुमंतु खेती करता है। ठीक है, गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी क्या है, जारी है। ठीक है, आगे देखते हैं। झूम काश्तकारों के स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। अब जहाँ पानी होगा ही नहीं, ठीक है, मिट्टी सूख जाएगी, वहाँ पर पोषक तत्व हो ही नहीं पाएंगे, है ना, और ज़मीन भी क्या हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। तो क्या हुआ फिर, इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। तो कुछ कबीलों को, ठीक है, जो जहाँ पर क्या नहीं हो सकती थी, खेती नहीं हो सकती थी, ठीक है, जहाँ पर मिट्टी क्या थी, सूखी थी, तो उस जगह पे या उन कबीलों को क्या कर दिया, जंगलों के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई थी। ठीक है, वन कानून और उनके प्रभाव। अब क्या हुआ, वन कानून और उनके प्रभाव क्या क्या पड़े। जैसा कि आपने देखा आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी क्या पड़ा, भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। ठीक है, जंगल अब जो थे वो राज्य की क्या हो गए थे, संपत्ति हो गए थे। ठीक है, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ियां पैदा होती थी। ठीक है, कुछ वन ऐसे थे जो आरक्षित वन थे, केवल और केवल वो अंग्रेज अपनी ही ज़रूरतों के लिए क्या करते थे, उपयोग करते थे। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, इसको देख लेते हैं। स्लीपर क्या होती है, लकड़ी के
37 तख्ते इस तरीके के, ठीक है, 37 तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं, ठीक है, जिन पर क्या बिछाई जाती हैं, रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह होती कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अब जैसे ही अंग्रेजों ने ये चीज़ लगाई, पाबंदी लगाई, तो वहाँ पर क्या हो गया, मजदूर कम पड़ गए। अब मजदूर का इंतजाम कैसे हो, ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। ठीक, औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। ठीक है, अब जो वन के समीप पे जो गांव बसे हुए थे, जो आदिवासियों के गांव बसे, अब लोगों ने उनको क्या श्रम देना शुरू कर दिया और ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े इनको दे दिए गए थे। तो अंग्रेज कितने चालाक थे, चतुर थे। तो ये एक सोचने वाली बात है अपने आप में। अब क्या होगा आगे, वो देखते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्हें खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। ठीक है, सोंग्रम संगमा द्वारा असम में एक विरोध किया गया था, जो वन के लिए क्या था, वन के जो कानून बने थे उनके विरुद्ध विरोध था। ठीक है, सोंग्रम संगमा का 1906 में, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह था। ठीक है, व्यापार की समस्या क्या थी। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी, जैसे कि हम पूर्व चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। कौन? संथाल जो जनजाति थी। ठीक है, कहाँ पर रहने वाली? झारखंड के पास स्थित हजारीबाग में। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। अब सोचिए, 3-4 रुपये में ले रहे हैं तो कम से कम 5 गुना अगर लगाते हो तो आप 20 से, है ना, 15 से 20 रुपये में इसको क्या करा जाता होगा, बेचा जाता होगा। तो सोचिए कितना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है इन लोगों को। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। ठीक है, जो ये निर्यातक थे और रेशम उत्पादकों के बीच, तो जो बिचौलिए होते थे उनको क्या होता था, बहुत जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। ठीक है, मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि उनको कुछ फायदा हो ही नहीं रहा था। 3 से 4 रुपये में रेशम जा रहा था, है ना। आगे देखते हैं, काम की तलाश में घर से दूर आने जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। अब खनन का व्यापार भी क्या था, जोरों शोरों से चल रहा था और महत्वपूर्ण बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे।
ठीक है। तो वही ठेकेदारी प्रथा उस टाइम पे थी और आज भी कई जगहों पे देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि कंपनियां होती हैं कई सारी, तो ठेकेदार के द्वारा वहाँ पर कुछ जो मजदूर होते हैं या फिर जितने भी लोग होते हैं वहाँ काम करने वाले, उनको कौन नियुक्त करता है, मतलब ठेकेदार अपनी तरफ से भेजता है और डायरेक्ट कंपनी जो रुपया देती है वो ठेकेदारों को देती है और ठेकेदारों के तहत किसको जाता है, वो जो मजदूर होते हैं उन लोगों को वो वितरित होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर था, ठेकेदारों ने न केवल उन्हें बहुत कम वेतन दिया, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे, लौटने भी नहीं देते थे, श्रम कराते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, काम बहुत ज़्यादा कराते थे। ठीक है, नज़दीक से देखने पर, अब नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वल्ली विद्रोह हुआ। ये सब याद रखना है। मध्य भारत में कौन सा विद्रोह था? 1910 में बस्तर विद्रोह था और 1940 में महाराष्ट्र में वल्ली विद्रोह था। ठीक है, बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक विद्रोह था। ठीक है, तो इस प्रकार जो आदिवासियों ने जो ये विद्रोह करे वो थे किसके खिलाफ? जो कानून बने, है ना, वन कानून बने, और उन्हीं के साथ साथ जो उनका जो शोषण हो रहा था उन सभी के लिए इन्होंने क्या कर दिए, ये सारे के सारे आंदोलन किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा कौन थे, क्या थे, जिनके बारे में हमने शुरू में ही देखा था। ठीक है, चैप्टर में। तो चलिए पढ़ते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म या बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदायों के सरदारों, मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। तो एक स्वर्ण युग की कल्पना जो था ना, है ना, दीकुओं की बात कर ली हमने जो बाहर से आए थे व्यक्ति, है ना, आदिवासियों की बात कर ली। तो यहाँ पर एक स्वर्ण युग की जो कल्पना थी वो यही थी कि जो दीकुओं के उत्पीड़न से पहले का जो समाज था ना उनका, वो वाली बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह जो आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी क्या करा, लगातार विरोध किया था। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। देखिए कितनी अच्छी बात है कि बिरसा ने अपने समाज को सुधारने का भी प्रयास करा और साथ ही साथ जो औपनिवेशिक शासन था या फिर यहाँ जो मिशनरियाँ थी और हिंदू जमींदार थे उनका भी घोर विरोध किया था। ठीक है ना, तो दोनों ही रूप में उनके व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। ठीक, 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रण करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे,
पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिककर और अपने खेतों में काम करें। ठीक है, अब यहाँ पर एक वैष्णव आ रखा है पॉइंट, इसको देख लेते हैं। वैष्णव विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते थे। ठीक है, विष्णु भगवान की जो पूजा करते थे वही क्या कहलाए, वैष्णव कहलाए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकारों को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। आगे देखते हैं। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरियाँ उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। और बिरसा ने यहाँ पर क्या करा था, पढ़ा भी था। उन्होंने बहुत नज़दीक से इन मिशनरियों को जाना भी था और साथ ही साथ हिंदू समाज को भी उन्होंने बहुत अच्छे से जानने का प्रयास किया था। ठीक है, तभी तो जाकर के वो ये सब चीज़ें कर पाए। सारी समस्याओं को उन्होंने देखा और उनका निराकरण भी करने की पूरी कोशिश करी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। ठीक है, तो 2 साल की सज़ा सुना दिया। अब 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिरसा समाज का या मुंडा समाज का या मुंडा आदिवासियों का जो राज का प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, सफ़ेद झंडा था। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। ठीक है, तो सोचिए अगर बिरसा अगर जीवित होते तो यह आंदोलन कितना और अत्यधिक सीमा तक जा सकता था, है ना, कितना और ऊंचाइयां पा सकता था। यह आंदोलन 2 महीनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए डीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आज का आपका ये चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है। आज के इस चैप्टर में हमने देखा कि बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे और उन्होंने कई हद तक उसको किया भी। और दीकू किसे कहा जा रहा था, जो बाहरी लोग थे, है ना, जो औपनिवेशिक शासन कर रहे थे यहाँ पर, और व्यापारी लोग जो थे उन्हें दीकू कहा गया। इनके बारे में भी हमने पढ़ा कि उन्होंने किस तरीके से प्रभाव आदिवासियों के ऊपर डाला, है ना, और साथ ही साथ आदिवासियों का जीवन किस तरीके से बदला। ये सभी बातों को हमने यहाँ पर आज के चैप्टर में विस्तार पूर्वक देख लिया है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। अगर आपको ये चैप्टर्स समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने नोट्स बना सकें जिनसे उनको लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।